brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। तो क्या कथावाचकों और धर्माचार्यों से भिड़ने की अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति है? जिस तरीके से पहले उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया, जिस तरीके से उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के पुराने वीडियो को उनके लोगों ने वायरल किया और अब अनिरुद्धाचार्य ने उसका जवाब दिया है, तो क्या ये पीडीए की एक सोची समझी रणनीति है? क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलेगा आने वाले वक्त और चुनाव में? आज हम इस पहलू को समझेंगे। यह भी जानिए कि एबीवीपी से निकाल दिए गए हैं रजनीश गंगवार। जी हां, वही शिक्षक, लेक्चरर, कवि जिन्होंने कांवड़ लेकर मत जाना कविता लिखी थी, वो एबीवीपी के थे। उनकी जगह किसे बनाया है और क्या ये अब बीजेपी को भारी पड़ेगा? क्योंकि संघ परिवार ने अपने ही एक कार्यकर्ता को उसके पद से हटा दिया है, इसलिए क्योंकि कांवड़ यात्रा पर उसने कविता लिख दी। और आखिर में इकरा हसन का वो रूप जो आपने नहीं देखा होगा। जी हां, कैसे वो कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं, कैसे भगवा पट्टा उन्होंने पहन रखा है। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी। लेकिन आखिर एक कथावाचक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने भारी सभा में अपने कथा के बीच अखिलेश यादव का नाम लिया? और अखिलेश यादव का नाम ही नहीं लिया, अखिलेश यादव पर एक तरीके से सियासी वार भी कर डाला। सियासी वार इसलिए क्योंकि आजकल जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होती है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने इसे उसी दिशा में मोड़ दिया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग हैं, जुदा हैं, ये अखिलेश यादव ने मुझसे कहा। क्या वो मुसलमानों को ऐसा कह सकते हैं? इस बात के मायने अलग हैं। इस बात के सियासी मायने ये हैं कि अब इस मुद्दे को भी हिंदू मुस्लिम विवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहा है? तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इसे उस तरफ ले जा रहे हैं जिसे कहते हैं बीजेपी का पिच। अगर यह सियासत होती, सियासी पिच होता सीधा, तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह कहा किसने है? यह अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया है। लेकिन आखिर क्यों कहा है? तो वो वीडियो देखिए जो कुछ दिन पहले वायरल हुआ, क्योंकि जब दोनों एक एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए मिले और उनके बीच जो ये संवाद हुआ, उस संवाद में अखिलेश यादव ने उनसे कृष्ण और शूद्र पर कुछ सवाल पूछ लिए और जब उन्होंने उसका जवाब दिया तो अखिलेश यादव उस जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ये कहा कि यहां से अब हमारे रास्ते और आपके रास्ते अलग अलग। उस वीडियो को देखिए, तब आपको इस जवाब का कंटेक्स्ट समझ में आएगा। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला, खूब प्रचार करो। आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे दो धर्माचार्यों, कथावाचकों के साथ समाजवादी पार्टी के बढ़ते विवाद। जी हां, दोनों के विवाद हम आपको दिखाएंगे, खास करके अनिरुद्धाचार्य के साथ बीच एक्सप्रेसवे पर जो वार्तालाप या यूं कहें जो बहस हुई थी अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच में, या फिर अखिलेश यादव ने जो चैलेंज दिया था धीरेन्द्र शास्त्री को। लेकिन उसके पहले जरा आप अनिरुद्धाचार्य का यह बयान सुनिए, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने उस वीडियो के वायरल होने के बाद जो उनके और अखिलेश यादव के बीच हाईवे एक्सप्रेसवे पर बातचीत के दौरान जो शूद्र जैसी बातें निकली थी, उस पर पहले ही आपको हम उनका जवाब सुनाते हैं, क्योंकि इस जवाब में कई ऐसे सवाल हैं जो कि अब समाजवादी पार्टी को भी उससे निपटना होगा। पहले सुनिए क्या कहा है अनिरुद्धाचार्य ने अपने भक्तों के बीच। जब भगवान के नामों की बात की तो नेताजी ने कहा कि आपका रास्ता अलग और मेरा अलग।
अनिरुद्धाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो यानी राजा, उसे अपनी प्रजा को पुत्र समान मानना चाहिए। लेकिन यहाँ तो राजा उनसे कह रहा है कि आपका रास्ता अलग मेरा अलग, क्योंकि उसे उसकी पसंद का जवाब नहीं मिला। अगर यह सिर्फ एक प्रसंग होता या एक कथावाचक के साथ ये बात हुई होती तो इसे एक अपवाद कहकर मान लिया जाता, लेकिन ये पहला प्रसंग नहीं है। इसके पहले भी अखिलेश यादव की भिड़ंत धीरेंद्र शास्त्री से हो चुकी है, और वो भी जब उन्होंने यूपी तक से बातचीत में अखिलेश यादव ने सीधा चैलेंज धीरेंद्र शास्त्री को दिया था कि वो मुफ्त में कथा करके दिखाएं। उसका जवाब धीरेंद्र शास्त्री ने भी दिया। आप सुनिए इनकी बात और धीरेंद्र शास्त्री का जवाब। किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री क्या? तो अचानक से ये सवाल उठने लगे कि आखिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ऐसा क्या हुआ कि अब वो धर्माचार्यों को ही चैलेंज कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? जब से इटावा का कांड हुआ है तब से अखिलेश यादव भी आहत हैं, लेकिन उन्होंने इसी बहाने अब कम से कम उन धर्माचार्यों को, उन मठों को चैलेंज भी करना शुरू कर दिया है, जो कम से कम इस लाइन पर अब भी अपनी राय रखने से नहीं चूकते कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार, भागवत की कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। और ये अखिलेश यादव किस लिए सूट करता है? क्योंकि उन्होंने जो पीडीए खड़ा किया है वो उनको ये बात जरूर चुभती है कि आखिर पीडीए है तो सही, लेकिन क्या पीडीए का काम सिर्फ मंदिरों में लाइन लगाना है? क्या सिर्फ चंदा चढ़ावा देना है? क्या ब्राह्मणों के सिर्फ जो कथावाचक हैं उनके सिर्फ पैर छूने हैं, या उनका भी अधिकार है कि वो भी कथावाचन कर सके? और बार बार अगर धर्माचार्यों को अखिलेश यादव चैलेंज कर रहे हैं तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अपने उस नए वोट बैंक यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को ये दिखाना और ये जताना है कि देखो यहां भी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मैं उन्हें सीधा चैलेंज कर रहा हूं जो आज भी तुम्हें कथित तौर पर शूद्र ही समझते हैं। तो क्या इसका कोई सियासी फायदा होगा या फिर अखिलेश यादव को यह भारी पड़ेगा? क्योंकि ये एक ऐसी पिच है जिसको कहा जाता है कि ये दोधारी तलवार है। धर्म की वो पिच दोधारी तलवार है जो कम से कम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो धर्मनिरपेक्ष दल रहे हैं, इन्हें ये अगर धर्म की पिच पर उतरते हैं तो ये इन्हें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन लगता है अखिलेश यादव ने बहुत सोचा समझा, कैलकुलेटेड एक मूव उन्होंने लिया है, और अब वो धर्माचार्यों को, कथावाचकों को चैलेंज करने से नहीं चूक रहे। देखना है क्या ये आगे भी जारी रहता है, क्योंकि ये उनके पीडीए के स्वाभिमान से जुड़ा है, या फिर ये मामला बस अपवाद बनकर रह जाता है। और अब बात उस लेक्चरर की, उस कवि की, जिसके कांवड़ पर लिखी कविता ने कोहराम मचा दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जिसने ये कविता लिखी, जो कॉलेज का लेक्चरर भी है, जो शिक्षक भी है, उसने लिखा, कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। तुम कांवड़ लेकर मत जाना, ये एक ऐसी लाइन है जिसने बहुतों की श्रद्धा को ठेस पहुंचाया होगा। लेकिन जो दूसरी लाइन है कि तुम ज्ञान के दीप जलाना, ये एक रैशनल लाइन है। ये एक ऐसी लाइन है जिससे किसी का विवाद नहीं हो सकता, कम से कम सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जो ट्विस्ट है वो ये कि लिखने वाला कौन है, ये कविता कहने वाला कौन है। आपको बताएं कि ये कहने वाला, ये लिखने वाला भी संघ परिवार का ही सदस्य है। जी हां, वो एबीवीपी का, बरेली का पदाधिकारी है। एबीवीपी को जैसे कि जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में उनके काडर होते हैं, शिक्षकों से लेकर स्टूडेंट तक उनके लोग होते हैं। और रजनीश गंगवार उसी एबीवीपी का है। लेकिन जैसा कि नाम से जाहिर है, रजनीश गंगवार ओबीसी जाति से है। कहा जाता है कि ये पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। और जब उन्होंने कांवड़ पर अपना ये कमेंट कर दिया, उसके बाद अचानक ही उनके खिलाफ जो पूरा इकोसिस्टम है खड़ा हो गया।
जब खड़ा हुआ तो फिर एबीवीपी को कार्रवाई करनी पड़ गई। अपने ही काडर, अपने ही कार्यकर्ता के खिलाफ एबीवीपी ने कार्रवाई कर दी। एबीवीपी ने कार्रवाई ऐसी वैसी नहीं की, उन्हें पद से हटा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये न सिर्फ सक्रिय सदस्य बल्कि उसका पोस्ट होल्डर है। हरिशंकर कुशवाहा को उन्होंने उनकी जगह दी है। तो एक जाति का बैलेंस करने की तो कोशिश की है एबीवीपी ने कि उन्होंने गंगवार को हटाया तो उसी पद पर एक कुशवाहा को लाया, लेकिन ये कोशिश शायद बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इसलिए क्योंकि आज के दौर में जब अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के कोई मौका नहीं छोड़ते, और उन्होंने इस मामले में भी ट्वीट किया, ऐसी स्थिति में एक कविता पर संघ परिवार के एक संगठन का अपने ही सदस्य को हटा देना कि उसकी टिप्पणी आस्था पर को आहत करने वाली है, ये बीजेपी के कम से कम ओबीसी वोटर्स के लिए एक ऐसी खबर है जो शायद बीजेपी को भारी पड़ सकती है। हालांकि उन्होंने बैलेंस ये करने की कोशिश की कि गंगवार टीचर को उन्होंने अपना एबीवीपी का एक पदाधिकारी बनाया था, जिसको रिप्लेस करके उन्होंने हरिशंकर कुशवाहा से रिप्लेस किया। इसलिए रिप्लेस किया कि भाई बिरादरी की का नाम ना उठे, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था पर एक चोट तक ही ये मामला सीमित रह जाए। लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये दौर वो है जब जागरूकता काफी ज्यादा है। अगर एक रैशनल लाइन जो कि कविता में लिखी गई है, उसको लेकर के अगर एबीवीपी जैसा संगठन कोई कार्रवाई करता है तो इसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और ये कम से कम संघ परिवार के संगठन पर निश्चित तौर पर उनके मोराल को तोड़ने वाला हो सकता है। इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सचमुच अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा? क्या सियासी तौर पर भी इसका आने वाले वक्त में कोई फायदा उठाया जाएगा? ये सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन इस एक घटना ने दिखा दिया है कि बीजेपी कम से कम पीडीए के मुद्दे पर अखिलेश यादव के सामने मुकाबला करना उसका मुश्किल है। अगली खबर, और अब आप इन तस्वीरों को देखिए। जी हां, इकरा हसन शामली की सांसद हैं, बेहद सक्रिय अपने क्षेत्र में। यही नहीं, और अगर देखें तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन आज एक तस्वीर सामने आई, और तस्वीर ये कि इकरा हसन आज कांवड़ियों की सेवा करती हुई दिखाई दी है। उन्होंने बाकायदा कांवड़ियों की सेवा के लिए स्टॉल लगाए, वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम, और उनके कंधे पर भगवा गमछा। पश्चिम में जहां पर कांवड़ियों को लेकर एक बड़ा विवाद इस वक्त चल रहा है, खास करके खाने पीने को लेकर के, खासकर उन ढाबों को लेकर के जिनमें हिंदू और मुस्लिम हो रहा है, वहां पर इस तरह की तस्वीरें कम से कम सुकून देने वाली है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।